Hello dear learners, welcome to my channel Be a Learner। आज हम हिंदी का पार्ट नंबर 9 रीढ़ की हड्डी पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी इस पाठ में कौन से पात्र हैं और ये पाठ किसने लिखा है। ये पाठ जगदीश चंद्र जी माथुर ने लिखा है। इसके पात्र है उमा यानी सुशिक्षित युवती, राम स्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर एक युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन राम स्वरूप का नौकर। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह उधेड़ उम्र की है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा था। अभी ये जो घटना हो रही है वो एक घर में हो रही है, एक कमरे में हो रही है। अंदर का दरवाजे में एक महाशय को लेकर आ रहे थे। एक जगह से उनके नौकर ने पकड़ा था और एक जगह से उनके पिताजी ने पकड़ा था। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। पिताजी एक जगह राम स्वरूप होते हैं और दूसरी जगह नौकर होता है। वो तख्त को लेकर आते हैं और एक जगह पे रख देते हैं। रतन, बिछा दे साहब। राम स्वरूप ज़रा तेज़ आवाज़ में, और क्या करोगे, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या। बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। रतन वो हंस रहा था। फिर राम स्वरूप क्या कहते देखो, दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, क्या हुआ। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसी ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का। राम स्वरूप, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। आइए फिर आगे देखते हैं क्या हो गया। फिर रतन उनका नौकर आता है और कहता है, बाबूजी बाबूजी। फिर राम स्वरूप कहते हैं, अरे प्रेमा, वो आ भी गया, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। आइए आइए, मकान ढूंढते में कुछ तकलीफ़ तो नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। गोपाल प्रसाद, उनके घर पे गोपाल प्रसाद आते हैं, वो बैठते हैं और ज़रा खकरा कर कहते हैं, नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, ऐसे गोपाल प्रसाद कहते हैं। तो राम स्वरूप क्या कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। अब राम स्वरूप क्या कहते हैं देखो, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल मतलब। शंकर,
जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, फेल वेल हो गया तो। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप एकदम चौंक जाते हैं, बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर गोपाल प्रसाद कहता है, क्यों, क्या हुआ? फिर शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखते हैं फिर गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं। गोपाल प्रसाद, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे, ऐसा गोपाल प्रसाद कहता है। फिर रामस्वरूप क्या कहते हैं देखो, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यह कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? तो गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं देखो, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायज़ा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायज़े का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिलाई पूरी कर ले बस। रामस्वरूप, अरे ज़रा पान भिजवा देना। गोपाल प्रसाद और शंकर चश्मा एक साथ कहते हैं। रामस्वरूप, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना कुछ? फिर रामस्वरूप जी कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, बैठो बेटी बैठो। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। फिर रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठो रहो उमा। गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की
इसी के जिम में रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। गोपाल प्रसाद: ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? रामस्वरूप: जवाब दो उमा। शर्माती हुई: इनाम तो इसने। फिर गोपाल प्रसाद जी बीच में ही बोलते हैं, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप: उमा देखो क्या कह रहे हैं, जवाब दो। उमा: क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है, पसंद आ गई तो अच्छा है। रामस्वरूप: उमा उमा उमा: अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। फिर गोपाल प्रसाद: बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा: जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। शंकर: बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद: क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा: जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है और पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं है। आपके पुत्र की तरह लड़कियाँ भी हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप: उमा उमा। गोपाल प्रसाद: बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। उमा: जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। भोर का तारा एकांकी संग्रह से। शब्द संसार देखेंगे। तख्त यानी लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी जो बैठने के लिए गांव में इस्तेमाल की जाती है। खैखराना, खांसना, गला साफ करना। तश्तरी, छोटी थाली। तकल्लुफ़ मतलब शिष्टाचार। अभी इस पाठ में एक लड़का यानी कि लड़के वाले लड़की वाले को देखने के लिए आते हैं। अभी लड़का बहुत पढ़ा लिखा होता है, बट उनकी ये ख्वाहिश होती है कि लड़की सिर्फ सुंदर होनी चाहिए और कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि वो अपना घर संभाल सके। बट जो लड़की होती है वो ऑलरेडी बीए पास है और वो पढ़ लिख कर आगे कुछ बनना चाहती है, लड़कों की तरह वो भी काम पर जाना चाहती है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। बट उस लड़की उमा के पिताजी चाहते हैं कि नहीं, इसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। उमा दिखने में बहुत खूबसूरत होती है और लड़का देखने के लिए आता है उमा को। लड़का यानी शंकर जब वो देखने के लिए आता है तो वो बैठता है अपने पिताजी के साथ। दोनों पहले लड़की के पिताजी से बातचीत करते हैं। खूबसूरत तो है ना दिखने में, और क्या क्या आता है, सिलाई बुनाई आती है, गाना गाना आता है, चलना आता है, ये सब वो देख लेते हैं। फिर बाद में उसको पूछते हैं उमा को कि तुम भी कुछ बोलो। तो फिर वो एक उदाहरण देती है कि जब आप कुर्सी या मेज़ खरीदने जाते हैं तो कुर्सी या मेज़ बात नहीं करती, उसके दुकानदार से, उसके ओनर से ही बात करनी चाहिए। तो लड़के वालों को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत समझ जाते हैं इतना एटीट्यूड, मतलब ज़रूर पढ़ी लिखी है, तभी तो इतना एटीट्यूड और घमंड है इसको। फिर उनको बहुत गुस्सा आता है और लड़की के पिता को यानी रामस्वरूप को वो लोग कहते हैं कि आपने हमें दगा दिया, धोखा दिया। फिर उमा उनको आखिर में कहती है कि हाँ, अगर पढ़ाई करना धोखा है तो हमने धोखा दिया, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना धोखा है तो हमने धोखा दिया और हम देते रहेंगे हमेशा। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं, उनको एक समान रखना चाहिए और उसी तरह व्यवहार देना चाहिए। आजकल लड़कियां भी लड़कों से आगे बढ़ गई हैं, उनसे कम नहीं है। ऑफिस हो, विमान चलाना हो, बस चलाना हो, ऑटो चलाना हो या कोई भी बड़ी बड़ी ऑफिस चलाना हो, हर जगह औरतें
बहुत ही सक्सेसफुल है तो हम क्यों उन्हें कम समझते हैं? क्यों हम उन्हें घर का खाना बनाने, घर का काम करने में व्यस्त रखते हैं, जबकि वो कुछ ऊंचाई पर पहुंच सकती है। बचिंद्री पाल, जिन्होंने पर्वत का शिखर गाटा था, और कितने सारे उदाहरण हैं। तो इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए, और लड़कियों ने इस पार्ट से ऐसी सीख लेनी चाहिए कि हमें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनना है, और इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।